ठीक है, पिछले क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव। ठीक है, जब आप दो सेट्स का यूनियन करेंगे तो फिर आपके पास सिंगल स्ट्रिंग का, अगर मतलब इन दोनों के अंदर सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स मौजूद हैं तो फिर आपके पास जो आउटपुट सेट बनेगा वो भी आपके पास सिंगल स्ट्रिंग का या सिंगल कैरेक्टर का बनेगा। और जो आपके पास आउटपुट होगा वो या तो एल में से होगा या फिर एम में से होगा, दोनों सेट में से किसी एक सेट में से होगा। ठीक है, कंकैटिनेशन जब आप करेंगे एल एम का तो फिर आपके पास दो स्ट्रिंग का, हम अभी ये कंसिडर कर रहे हैं कि एल में सिंगल कैरेक्टर वाले सिंबल्स मौजूद है और एम में भी सिंगल कैरेक्टर्स वाले सिंबल मौजूद है। एल एम जब होगा तो आपके पास दो की लेंथ के आपके पास स्ट्रिंग्स बनेंगे। एस जो है यानी ये वाला जो एस है ये आपके पास एल सेट में से होगा और टी जो है आपके पास एम सेट में से होगा। ठीक है, जब आप एल का क्लोजर करेंगे यानी क्लीन क्लोजर ऑफ एल आप करेंगे यानी एल स्टेरिक आप करेंगे तो फिर आपके पास एल ऑफ आई बनेगा यानी एल पावर आई आपके पास बनेगा। अब आई जो है ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है यानी एल जीरो का मतलब है नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो एल जीरो से स्टार्ट होगा और फिर ये इन्फिनिट तक जा रहा है। ये लिमिट हमने यहाँ पर लगाई हुई है कि इन्फिनिट जितने भी आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और नल स्ट्रिंग भी इसमें अलाउ है। जीरो से मुराद यहाँ पर ये है कि आप जीरो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव क्लोजर में आप यहाँ पर एल ऑफ आई तक जाएंगे लेकिन आई जो है आपके पास वन से स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिट सिंबल्स तक जा रहा है यानी आप वन से स्टार्ट करके इन्फिनिट तक जा सकते हैं। ठीक है, ये होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक हम डिटेल से चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा हमने यहाँ पर अभी रिवीजन कर लिया। इसके बाद आपके पास जब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम एक यहाँ पर पैटर्न्स को देख रहे हैं सी के आइडेंटिफायर्स के लिए। आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो किसी भी चीज़ के नाम को हम यहाँ पर आइडेंटिफायर कह रहे हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं या उनके पीछे पैटर्न्स क्या डिफाइन किए हुए होते हैं, हम यहाँ पर उन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सी आइडेंटिफायर्स आर स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। सी के जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके अंदर लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। लेटर्स से मुराद यहाँ पर ए से लेकर जेड तक कोई भी कैरेक्टर है। डिजिट्स होते हैं जीरो से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट या अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई और पंक्चुएशन सिंबल आपके पास सी के आइडेंटिफायर्स के अंदर अलाउ नहीं होता है। तो हेयर इज अ रेगुलर डेफिनेशन फॉर द लैंग्वेज ऑफ सी आइडेंटिफायर्स। अब सी के आइडेंटिफायर्स के लिए रेगुलर डेफिनेशन हमने नीचे यहाँ पर डिफाइन की हुई है। मस्ट स्टार्ट विद एनी लेटर, यानी जो सी का आइडेंटिफायर है वो किसी लेटर के साथ स्टार्ट होगा और अंडरस्कोर या किसी अंडरस्कोर के साथ, यानी आपके पास कोई भी वेरिएबल है वो या तो किसी लेटर के साथ स्टार्ट होगा या किसी अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा, वो किसी पंक्चुएशन सिंबल के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। फॉलोड बाय एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, उसके बाद आप कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो किसी लेटर के साथ शुरू होगा या फिर वो अंडरस्कोर के साथ शुरू होगा, इसके अलावा वो नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, मस्ट स्टार्ट विद एनी लेटर और अंडरस्कोर फॉलोड बाय एनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। अब इसके लिए आप यहाँ पर अपनी ग्रामर को किस तरह डिफाइन करेंगे, देखें आइडेंटिफायर के लिए जो पैटर्न हमने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है कि सबसे पहले कोई लेटर आएगा। ठीक है, लेटर के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है कोई भी लेटर आ जाए या कोई भी डिजिट आ जाए और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार लगा दिया। ठीक है, यानी लेटर और डिजिट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकता है इस स्टार की मदद से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन लिखी थी इसको हमने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले कोई ना कोई लेटर आएगा। ठीक है, अब ये जो लेटर है और ये जो डिजिट है ये दोनों खुद से आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं, इनको यहाँ पर हम नीचे और फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। यानी आपके पास जो लेटर होंगे वो ये जो लेटर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल आपके पास किसी भी चीज के साथ रिप्लेस हो सकता है। ये ए के साथ रिप्लेस हो सकता है, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक किसी भी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो सकता है। स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक किसी भी कैरेक्टर के साथ ये रिप्लेस हो सकता है या फिर ये सिंपल अंडरस्कोर के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। यानी अगर इस पर्टिकुलर लेटर की जगह पर हम डायरेक्टली अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। मिसाल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लिखता हूँ।
ठीक है। इस वेरिएबल नेम के अंदर मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर ए। अब ये जो अंडरस्कोर ए मैंने लिखा है ना, ये जो अंडरस्कोर ए है ये एक वैलिड वेरिएबल या वैलिड आइडेंटिफायर कंसिडर किया जाएगा सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्यों ये किया जाएगा, क्योंकि देखें हमने बिल्कुल परफेक्टली इस पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया। सबसे पहले लेटर है, लेटर को जब हम देख रहे हैं तो लेटर के अंदर आपके पास अंडरस्कोर भी अलाउ है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, पहले अंडरस्कोर यूज किया, फिर उसके बाद अंडरस्कोर यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर लेटर को अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पर अंडरस्कोर आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक और लेटर इस्तेमाल किया है ए। ठीक है, अब लेटर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक वैलिड वेरिएबल नेम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अंडरस्कोर 98, तो ये भी मेरे पास एक वैलिड वेरिएबल नेम या वैलिड आइडेंटिफायर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इस लेटर को मैंने अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस किया, उसके बाद मैंने डिजिट यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं 98, तो ये भी मेरे पास एक वैलिड कंसिडर किया जाएगा आइडेंटिफायर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 98 अंडरस्कोर ABC, तो अब ये जो चीज है ये मेरे पास वैलिड आइडेंटिफायर कंसिडर नहीं की जाएगी। ये क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि लेटर के साथ हमें अपना आइडेंटिफायर को शुरू करना था और हमने यहाँ पर इसको डिजिट के साथ शुरू किया, तो ये जो है मेरे पास एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं बन रहा है। इसलिए मेरे पास यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से एरर आएगा कि आप जो है आइडेंटिफायर के पैटर्न को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल नेम या पर्टिकुलर आइडेंटिफायर जो आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये अलाउ नहीं है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर एक ही मतलब पैटर्न को हमने यहाँ पर दो तरीके से लिखा है। देखें, लेटर के लिए मैंने ए फिर और लगाकर बी फिर और लगाकर जेड किया था, तो इसको एक शॉर्ट हैंड वर्जन भी है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर लिखने का कि आप डैश का सिंबल लगाकर या ये माइनस का सिंबल आप बोले तो ये लगाकर आप डिफाइन कर सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक कोई भी कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्मॉल ए से लेकर जेड तक आप कोई भी कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपने काम किया है, ये वाली लाइन और ये वाली जो लेटर की लाइन है ये आपके पास सेम ही चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है, ए से लेकर जेड तक कैपिटल में, स्मॉल में ए से लेकर जेड तक और या फिर अंडरस्कोर। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। वैसे जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ग्रामर या बहुत बड़े बड़े आपके पास पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप इस सिंबल इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप मिनिमाइज कर सकें अपनी चीज को, और इसको पढ़ना भी थोड़ा ज्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, फिर डिजिट के लिए भी आप 0 से लेकर 9 तक अगर इस तरह और लगाकर करें तो उससे बेहतर ये है कि आप 0 to 9 डायरेक्टली इस तरह लिखते हैं, तो इस तरह पढ़ने वाले को समझ में आ सकता है कि 0 से लेकर 9 तक इस पर्टिकुलर टोकन के लिए जो है ये वाले आपके पास लेक्सिम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर्स किस तरह अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं, क्या उनके पीछे पैटर्न्स डिफाइन होते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर हम रूल्स या पैटर्न्स वगैरह लिख रहे हैं, लेक्सिकल एनालाइजर इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी तमाम स्टेटमेंट्स को या अपनी तमाम चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। ठीक है, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर लेक्सिकल एनालाइजर आपको एरर रेज करके देगा कि ये जो पर्टिकुलर एरर आपके पास आ रहा है ये आप आइडेंटिफायर के रूल को मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपके पास ये पर्टिकुलर एरर आ रहा है। तो होपफुली आप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर ले। ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास देखें एक चीज आती है ऑफ टोकन्स के, आपके टोकन्स को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इस ग्रामर को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी पहले यहाँ पे देख लें, द ग्रामर फ्रेगमेंट डिस्क्राइब अ सिंबल फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये जो ग्रामर यहाँ पर लिखी हुई है ये हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट को आप कंडीशनल एक्सप्रेशन कह लें, या इससे भी ज्यादा आसान अल्फाज में आपने बात करनी है तो इफ एल्स की जो स्टेटमेंट हमारे पास काम करती है उसके लिए हमने यहाँ पर एक ये ग्रामर लिखी हुई है। ठीक है, दिस सिंटैक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लैंग्वेज पास्कल। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर ये मैंने बुक में से एग्जांपल ली है, तो ये वाली जो एग्जांपल है ये पास्कल नाम से एक लैंग्वेज है। ठीक है, पास्कल
ठीक है, जैसे आप सी जावा या सी शार्प वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पास्कल नाम से एक लैंग्वेज है। ये उस पास्कल के अंदर इफ एल्स की जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उसके लिए यहाँ पर ग्रामर लिखी गई है। तो जरूरी नहीं है कि हम पास्कल को यहाँ पर समझे, आप इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर, बस इसमें फर्क क्या है कि देन का कीवर्ड लगाते हैं ये लोग पास्कल के अंदर, बाकी सेम हमारे पास वही चीजें हैं जो सी में या जावा के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने ये पास्कल लैंग्वेज की कोई ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये ग्रामर हमें डिफाइन की है ब्रांचिंग स्टेटमेंट में। ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कंप्लीट है, आपको इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें, सबसे पहले इस ग्रामर के अंदर उन्होंने स्टार्ट सिंबल STMT, ये स्टेटमेंट का इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। एक्सप्रेशन के लिए इन्होंने EXPR लिखा है, और टर्म इन्होंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब स्टार्ट सिंबल आपके पास है STMT स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये शुरू होगा इफ एक्सप्रेशन आएगी। एक्सप्रेशन क्या होती है, हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन के बाद आप एक देन का कीवर्ड लगाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपकी ये वाली स्टेटमेंट फर्दर जो आपने डिफाइन करेंगे वो वाली स्टेटमेंट आपके पास चल जाएगी। ठीक है, आप इस स्टार्ट सिंबल को रिप्लेस कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। फिर ये और का सिंबल हमने लगाया हुआ है, या तो फिर आप इसको, ये जो आपका स्टार्ट सिंबल है, आप या तो इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे, या फिर आप अपने इस स्टार्ट सिंबल को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टार्ट सिंबल के लिए आपने तीन यहाँ पर रूल्स या तीन प्रोडक्शंस आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं कि ये पर्टिकुलर स्टार्ट सिंबल इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है ना, ये तीनों आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनल आपका रिप्लेस किया जा सकता है इन तीनों में से किसी भी एक के साथ। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली यही होता है कि आप इफ लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन अपनी लिखते हैं, यानी कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, कंडीशन के बाद आप अपना यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये देन हमारे पास नहीं होता है, हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन पास्कल का यहाँ पर इन्होंने ये सिंटैक्स इस्तेमाल किया है, कीवर्ड आ रहा है, उसके बाद फिर आप अपनी फ्यूचर स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये तो है सिंपल इफ के लिए, ये वाली जो प्रोडक्शन है ये सिंपल इफ के लिए। अगर आपने इफ एल्स का इस्तेमाल करना हो तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स। अगर ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स होगी तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये वाली चलेगी जो आप एल्स के बाद लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखें दो चीजें हैं, नहीं पहले एक चीज आ रही है EXPR। अब यहाँ पर ये जो EXPR ये एक्सप्रेशन इन्होंने लिखा है ये खुद से एक नॉन टर्मिनल है। ठीक है, अब इस नॉन टर्मिनल के लिए हम क्या प्रोडक्शन डिफाइन करेंगे वो हमने नीचे डिफाइन की हुई है कि सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है ना, एक्सप्रेशन के अंदर जो हम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर बीच में लगता है। रिलेशनल ऑपरेटर वही होते हैं, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू वगैरह, ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप जब चलाएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दूं, अगर मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा लिख कर दिखा दूं तो समझना आसान रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इफ, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी इफ ए इज ग्रेटर देन, या फॉर एग्जांपल मैं नंबर ही लिख देता हूँ, इफ 20 इज ग्रेटर देन ABC। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आपने इफ का सिंबल लगाया, ठीक है, फिर आपने एक एक्सप्रेशन दी है, एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 20 इज ग्रेटर देन ABC। ABC मेरे पास एक आइडेंटिफायर है, ये एक वेरिएबल नेम है, और 20 जो है मेरे पास एक नंबर है, और बीच के अंदर मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो ये जो पर्टिकुलर चीज मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ ये मेरे पास क्या बन रही है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर देन का कीवर्ड यहाँ पर लगाया जाएगा। अगर हम पास्कल की ही बात कर रहे हैं तो फिर देन आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई ना कोई मैं स्टेटमेंट अपने डिफाइन कर दूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मुझे ये वाली स्टेटमेंट जो है ये चलानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हम पास्कल की अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर करली ब्रेसेस की या स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सारा का सारा सेम है, लेकिन बुक के हिसाब से ही मैं एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ अभी।
तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि आप कंसिडर करें कि आप ये वाली जो है स्टार्ट सिंबल को इस वाली प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने इफ, फिर आपने 20 लिखा ग्रेटर देन ABC। अब इस एक्सप्रेशन को ये बनाने के लिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन वाली प्रोडक्शन के साथ। अब इस प्रोडक्शन को समझते हैं, ये क्या कह रहा है, टर्म, रिलेशनल ऑपरेटर, फिर उसके बाद टर्म, ठीक है। या फिर आप इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली किसी एक टर्म के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्म, रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद टर्म। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है, ये आपके पास पहली टर्म कंसिडर की जाएगी, फिर रिलेशनल ऑपरेटर आ रहा है, फिर उसके बाद टर्म ये कंसिडर की जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। अब टर्म जो है ये खुद से एक नॉन टर्मिनल है, इसको भी हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक आइडेंटिफायर के साथ। ये आईडी जो है आइडेंटिफायर के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। या टर्म को आप किसी एक आइडेंटिफायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक नंबर के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो 20 है ये हमने इस टर्म को रिप्लेस किया है नंबर के साथ, ठीक है। देखें सबसे पहले आपने इफ, एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट, यहाँ पर ये इस्तेमाल किया। फिर आपने एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया है टर्म, रिलेशनल ऑपरेटर, टर्म के साथ, ठीक है। फिर ये जो पहली टर्म थी इसको आपने रिप्लेस किया है एक नंबर के साथ, और ये जो दूसरी टर्म आपने यूज की है इसको आपने रिप्लेस किया है एक आइडेंटिफायर के साथ, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर आपने बीच के अंदर लगाया है, ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब जो भी हमारे पास नॉर्मली 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इनको भी अभी देखते हैं आगे चलकर। तो ये यहाँ तक आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने पास लिखा है। ये एक नॉर्मल इफ की आपके पास स्टेटमेंट कंसिडर की जा रही है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एक ग्रामर हमने इफ स्टेटमेंट के लिए किस तरह लिखी है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए, और एक कोड को हमने यहाँ पर किस तरह एग्जीक्यूट करवाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज आएगी, इसको आपने ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर कुछ चीजें इस्तेमाल की गई हैं, जैसे इफ का कीवर्ड है, देन का कीवर्ड है, एल्स का कीवर्ड है, रीलॉप जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफायर की हम बात कर रहे हैं, एंड नंबर। अब इफ क्या है, देन क्या है, एल्स क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, आइडेंटिफायर के लिए क्या रूल्स हैं, नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे आपके पास टोकन्स हैं, ठीक है। एज फार एज द लॉजिकल एनालाइजर इज कंसर्न, लॉजिकल एनालाइजर के लिए ये जो चीजें अभी हम यहाँ पर डिस्कस की है मैंने, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी अभी टोकन्स हैं। अब टोकन के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि आपने कोई ना कोई रूल डिफाइन करना होता है, कोई ना कोई आपने पैटर्न डिफाइन करना होता है, फिर उस पैटर्न को देखकर ही आपके जो है लेग्जिम्स बाद में बनाए जाते हैं। The patterns for these tokens are described using regular definitions, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम के लिए हम क्या यहाँ पर बना रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। देखें अब डिजिट, ये जो डिजिट है या यहाँ पर ये नंबर की बात कर रहे हैं, तो देखें डिजिट हमने यहाँ पर एक ये यूज किया है, डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर डिजिट नाम से हमारे पास कोई भी कीवर्ड मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पर डिजिट का इस्तेमाल क्यों किया है वो आपको ये वाली प्रोडक्शन से समझ में आएगा। देखें ये वाले पैटर्न से समझ में आएगा, नंबर ये जा रहा है डिजिट के ऊपर, पॉजिटिव क्लोजर ऑपरेटर यहाँ पर लगा। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखें ये जो नंबर है ये सिर्फ जरूरी थोड़ी है सिंगल डिजिट थोड़ी होगा, ये 2 3 2 नहीं हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ये मल्टीपल डिजिट्स के भी तो नंबर हो सकते हैं, जैसे 101 हो गया, 212 हो गया, इस तरह के मल्टीपल डिजिट भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले डिजिट हमने डिफाइन कर दिए कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हमारे जो डिजिट हैं वो 0 से लेकर 9 तक होंगे, और जो नंबर के लिए हमने रूल डिफाइन किया है, जो पैटर्न डिफाइन किया है, वो ये डिफाइन किया है कि डिजिट के ऊपर पॉजिटिव क्लोजर यानी इन डिजिट में से कितने भी आपके पास नंबर्स यहाँ पर कंबाइन होकर आ सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि कम से कम एक डिजिट आपका होना चाहिए इस प्लस ऑपरेटर की वजह से, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, प्लस की वजह से यहाँ पर कम से कम आपका एक ऑपरेटर
या एक डिजिट लाजमी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये डिजिट के ऊपर आपने पॉजिटिव क्लोजर लगा दिया है तो ये आपका नंबर के लिए पैटर्न डिफाइन हो गया है। ठीक है, ये जो आपने नंबर यहाँ पर ग्रामर में इस्तेमाल किया है, इस नंबर के लिए आपने पैटर्न को डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली आगे चलते हैं। तो लेटर के लिए इन्होंने पहले, ये लेटर भी अगर आप देखें तो इस ग्रामर में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन लेटर को भी इन्होंने यहाँ पर अलग से डिफाइन किया है कि लेटर जो है ए से लेकर जेड तक और ए स्मॉल ए से लेकर जेड तक ये आ सकते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफायर ये जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है टोकन, इस टोकन के लिए रूल यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है लेटर। फिर सबसे पहले लेटर आना चाहिए, फिर लेटर और डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, पिछले जो हमने अभी रूल देखा था उसमें अंडरस्कोर भी था, ये बगैर अंडरस्कोर के। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उस बंदे के ऊपर जो कंपाइलर को डिजाइन कर रहा है कि वो अपने आइडेंटिफायर के लिए क्या रूल डिफाइन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर आइडेंटिफायर के लिए अंडरस्कोर ये आए। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अंडरस्कोर को सपोर्ट करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अंडरस्कोर को सपोर्ट नहीं करती। PHP जो है वो, उसका रूल यही है कि वो उसके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबसे पहले अंडरस्कोर आता है, यानी उसमें लेटर नहीं आता। PHP का रूल यही है कि अंडरस्कोर हर वेरिएबल नेम से पहले आता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज के वो उसके आइडेंटिफायर के लिए पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर जो हमने पैटर्न यूज किया वो सिंपल है कि पहले लेटर आना चाहिए, फिर लेटर और डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकता है। तो अभी तक हमने नंबर के लिए पैटर्न देख लिया, आइडेंटिफायर के लिए पैटर्न देख लिया। ठीक है, नंबर के लिए और आइडेंटिफायर के लिए हम पैटर्न देख चुके हैं। अब इसके बाद इफ जो है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है आपकी लैंग्वेज का, तो इसका जो पैटर्न होगा वो सिंपल यही खुद से इफ ही होगा कि यही इफ है। इफ के लिए यही पैटर्न है कि इफ ही होना चाहिए। देन भी आपका रिजर्व कीवर्ड है, एल्स भी आपका रिजर्व कीवर्ड है। तो ये आपके पास एज इट इज रहेंगे, इनके जो पैटर्न है वो भी सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है, अब रह गया रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए जैसे आपने लेटर के लिए अपने यहाँ पर लेटर्स डिफाइन किए हैं कि ए से लेकर जेड तक और स्मॉल ए से लेकर जेड तक ये कैरेक्टर्स आने चाहिए, इसी तरह आप रिलेशनल ऑपरेटर के लिए भी डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर आपकी इस लैंग्वेज के अंदर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वाला सिंबल जो है नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये पास्कल के अंदर इस्तेमाल किया जाता होगा। तो उसके लिए इन्होंने और बहुत सारी लैंग्वेज में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर फिर मतलब ये यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क फिर इक्वल टू लगाते हैं, तो ये आपका नॉट इक्वल टू कंसिडर किया जाता है। लेकिन पास्कल के अंदर नॉट इक्वल टू, ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल जब आप साथ लगाते हैं तो ये नॉट इक्वल टू को शो करता है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि इन तमाम टोकन्स के लिए, ये जो टोकन्स आपकी इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन तमाम के तमाम टोकन्स के लिए आपने यहाँ पर रूल्स या पैटर्न्स डिफाइन कर दिए हैं। अब अगर डिजिट के लिए ये वाला रूल फॉलो किया जाएगा तो वो डिजिट को सही कंसिडर करेगा, फिर नंबर के लिए अगर ये वाला रूल फॉलो किया जाएगा तो वो नंबर को सही कंसिडर करेगा। अदरवाइज लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से आपको एरर रेज कर दिया जाएगा कि आपने रूल फॉलो नहीं किया है और आपके पास ये पर्टिकुलर मिस्टेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये सिंटैक्स एनालाइजर का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, सिंटैक्स एनालाइजर का क्यों लिखा हुआ है, देखें सिंटैक्स एनालाइजर का काम होता है कि वो ये इन चीजों को चेक करे कि पहले इफ आएगा, फिर एक्सप्रेशन आएगी, फिर देन आएगा, फिर स्टेटमेंट आएगी। ये जो ग्रामर लिखी हुई है ये इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर लिखी हुई है। लेकिन अब जब सिंटैक्स एनालाइजर काम करेगा, ऑब्वियसली सिंटैक्स एनालाइजर अपनी चीजों को लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से लेकर आएगा। लेक्सिकल एनालाइजर को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहले लेक्सिकल एनालाइजर इन चीजों को मैच करेगा, तभी तो वो आगे की तरफ अपनी चीजों को सेंड करेगा कि ये अब आप यहाँ पर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये वाला जो ग्रामर है ये सिंटैक्स एनालाइजर के लिए है। ठीक है, लेकिन इस ग्रामर के अंदर बहुत सारे टोकन आ रहे हैं, उन टोकन्स के लिए कौन कौन से लेग्जेम्स डिफाइन किए जाएंगे, वो लेग्जेम्स आप इन पैटर्न की मदद से मतलब चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एक टोकन को किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर। इस तरह के कुछ रूल्स डिफाइन किए गए होते हैं, हर टोकन के पीछे कोई ना कोई रूल डिफाइन होता है। अगर वो रूल फॉलो किया जा रहा है तो फिर ही आपका वो जो टोकन है या वो जो लेग्जेम आप लिख रहे हैं वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज आपका जो लेग्जेम है वो आउट कर दिया जाएगा, यानी आपको
एरर वहाँ पर रेज कर दिया जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो अभी आप कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सर सेकंड नंबर वाला डिजिट और नंबर वाला ये थोड़ा समझा दो। ठीक है, मैं डिजिट वाला ये दोबारा समझा देता हूँ। ये वाला आपको समझ में नहीं आया? देखें डिजिट के अंदर क्या है। सबसे पहले देखें यहाँ पर ग्रामर के अंदर हमने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब नंबर आपके पास कुछ भी हो सकता है। नंबर आपके पास सिंगल डिजिट भी हो सकता है, यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, या आपके पास मल्टीपल डिजिट वाले नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 34 हुआ, 65 हो गया, 95 हो गया। इस तरह के आपके पास नंबर भी हो सकते हैं, सिंगल डिजिट वाले भी हो सकते हैं और मल्टीपल डिजिट वाले भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने अपनी लेक्सिकल एनालाइजर को रूल डिफाइन करना होगा कि कौन कौन से डिजिट हमारी लैंग्वेज के अंदर अलाउ है। तो आपने डिजिट यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि 0 से लेकर 9 तक ही हमारे पास ये मतलब रूल्स डिफाइंड है। अगर आप बाइनरी लैंग्वेज वाला कुछ काम करवाने जा रहे हैं तो फिर आप डिजिट के अंदर अपना 0 से लेकर 1 तक ही अपने मतलब यहाँ पर इस रूल को रखेंगे। लेकिन अभी हम नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने डिजिट के अंदर 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर अपने रूल को डिफाइन किया। फिर उसके बाद हमने नंबर, ये जो पर्टिकुलर हम यहाँ पर टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम रूल लिख रहे हैं। तो फिर अब हम लिखेंगे कि ये जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, ये जितने भी आना चाहे आ सकते हैं इस पॉजिटिव क्लोजर की मदद से। यहाँ पर हमने रूल डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पर कम से कम एक डिजिट हो या एक से ज्यादा डिजिट हो, वो आपके पास फिर नंबर कंसिडर किया जाएगा। डिजिट के लिए रूल आप कहाँ से लेकर आएंगे? डिजिट के लिए रूल आप यहाँ से लेकर आएंगे, और फिर इस प्लस की वजह से आप मल्टीपल डिजिट को अपने इस नंबर टोकन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, आप ठीक। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का थोड़ा सा एक समरी कर लेते हैं। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर में कुछ चीज़ें और हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर क्या क्या देखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेक्सिकल एनालाइजर के रोल को देखा, फिर टोकन्स, पैटर्न्स और लेक्सिम के डिफरेंस को देखा है। उसके बाद हमने लेक्सिकल एरर्स किस तरह आते हैं ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। फिर हमने टोकन्स क्या होते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट क्या होते हैं टोकन के लिए ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लुक अहेड ऑपरेशन किस तरह आपका लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म करता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद कुछ जो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के ऑपरेशंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, जो आपके पास यूनियन है, कंकैटिनेशन है, क्लीन क्लोजर है, पॉजिटिव क्लोजर है वगैरह। ये तकरीबन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स इनकी हमने लिए हैं। फिर आखिर में हमने की लैंग्वेज के आइडेंटिफायर के लिए जो रूल डिफाइन किए गए हैं वो देखा है। और आखिर में यहाँ पर हमने एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट को लेकर, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के पीछे क्या क्या लेक्सिकल एनालाइजर के लिए पैटर्न डिफाइंड है, उन सबको एक एक करके यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि ये क्या है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट कंप्लीट अभी नहीं है। इसके अंदर इस स्टेटमेंट के लिए और ज़्यादा रूल यहाँ पर होने चाहिए थे, ठीक है ना। क्योंकि देखें स्टेटमेंट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बहुत शॉर्ट यहाँ पर ये एग्जांपल दी है। तो ये मत कंसिडर कीजिएगा कि ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट कंप्लीट है। इसका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए जो होना चाहिए, लेकिन ब्रांचिंग स्टेटमेंट इससे भी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो होपफुली बस मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। प्लस मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों ने असाइनमेंट मुझे अभी तक सेंड नहीं की है वो असाइनमेंट को मुझे वीक 1 के अंदर जाकर सब लोग सबमिट कर